तो हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, तो उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई भी थी। 2-3 और भी बताई थी, तो ये एक आपको मैंने एक्सरसाइज के लिए भी दिया था। तो कुछ स्टूडेंट्स को थी इसमें डाउट, ये मैं डिस्कस करता हूँ आज। तो ये सारा हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सिलेबस में आपका बेसिकली बेसिस है। कुछ वेक्टर स्पेस है, उनके हमें स्टैंडर्ड बेसिस निकालने हैं, तो उसके लिए बेसिस की डेफिनेशन के लिए ये कांसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के। तो किसी भी वेक्टर स्पेस पे हमने कल भी देखा था इनकी डेफिनेशंस क्या है। कुछ अगर वेक्टर हैं वो डिपेंडेंट तब होते हैं अगर हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 बना सकें यूजिंग नॉन ज़ीरो स्केलर्स, और इंडिपेंडेंट तभी होते हैं जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो 0 एक ही कंडीशन में बने अगर इफ वी चूज़ ऑल द स्केलर्स एज़ 0। ठीक है? तो ये इनकी डेफिनेशन थी। तो एक क्वेश्चन था जैसे ये। अब ये देखो ये सब क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद ऑब्वियसली विद रियल एंट्रीज, और हम फील्ड भी मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन ऑब्वियसली वी आर कंसीडरिंग द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो ऐसे में आपने देखा कि एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं, किसी भी ऑर्डर के इनफैक्ट मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑर्डर सेम लेना होता है लेकिन। सो दीज़ आर 3 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। वी नीड टू चेक वेदर दीज़ 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है बेसिकली, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 पुट करना होता है। ठीक है? तो ये हमने इसका मतलब वी हैव चोज़न 3 स्केलर्स, कुछ हमने स्केलर चुन लिए। यहाँ पे हम जैसे लिख लेते हैं, लेट ए, बी, स्केलर्स यानी कि इस केस में रियल नंबर्स। तो अगर हम 3 स्केलर्स चुन लें ए, बी, सी, यानी कि इस केस में फील्ड हमारा रियल नंबर्स का ही होता है। तो सच दैट ए V1 प्लस बी V2 प्लस सी V3 इक्वल टू 0, तो हमें चेक करना है कि हमें क्या कंपल्सरी ये ए, बी, सी को 0 ही चुनना पड़ेगा तीनों को? अगर ये इक्वेशन इंप्लाई कर दे कि ऑल द 3 स्केलर्स मस्ट बी 0, देन दीज़ 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर हमें सम नॉन ज़ीरो स्केलर्स भी मिल जाएँ, ऐसे कोई एबीसी मिल जाए जिसमें ज़रूरत ना पड़े हमें कि तीनों के तीनों 0 लें, तो फिर ये डिपेंडेंट है, ठीक है? इसी को हमने जब पुट किया V1 हमारा ये मैट्रिक्स था, V2 ये था, V3 ये था, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑब्वियस है ये 0 किसकी, देखो ये क्योंकि स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट टर्म है ये वेक्टर है। उसी तरह ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। ये आपको पता है ना एक्सटर्नल कंपोज़िशन में, जब स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत, so we get the result as a vector. So these are three vectors and upon vector addition we still get a vector. तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर है और obviously this zero is the additive identity of the vector space, not of the field. ये जीरो रियल नंबर वाली जीरो नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर स्पेस है आपकी ये वाली 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की, उसका जीरो है ये। ठीक है? ये ऑब्वियस है, आपको इस इक्वेशन से समझना है। हर बार ये स्टेट नहीं किया जाएगा। सो तो इस ज़ीरो की बजाय और इस स्पेस की ज़ीरो क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की स्पेस की, यानी कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो इट इज़ दिस नल वेक्टर, ठीक है? जिसके चारों के चारों एलिमेंट्स एंट्रीज़ है जो वो 0 हो। ये एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करती है। तो हमने ये इक्वेशन लिखी थी इक्वल टू 0। अब हमें यही चेक करना है ये स्केलर्स क्या आएँगे। देखो, ये 3 स्केलर्स आपके अगर हम 0 चुन लें, फिर तो ऑब्वियसली दिस इक्वेशन इज़ सैटिस्फाइड। लेकिन हमें चेक करना है कि क्या वही, इफ दैट इज़ द ओनली पॉसिबल अल्टरनेटिव हियर, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं तो देन दीज़ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। अगर कुछ और ऑप्शन मिलता है तो हम वो कहेंगे ये डिपेंडेंट है। तो ठीक है, हमने खैर a को इससे मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई होगा ये a हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा, ये 6 से। दिस वुड बी 2b, 3b, 8b, 1b एंड सो ऑन। और फिर जब हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट ये आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 ए इधर से आएगा, 3 बी यहाँ से आएगा और इस मैट्रिक्स से 11 सी इस एंट्री पे। उसी तरह जैसे ये जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री है वहाँ से a इंटू 0 0 आया, 8 इंटू बी 8 भी आया एंड 16 इंटू सी 16 सी एंड सो ऑन। और उसको हमने इस नल मैट्रिक्स से कंपेयर किया तो हमें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर आ गए एंड नो एनी टू मैट्रिक्स आर सेम या इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। वो तो है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो हमने इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल लिखी, तो इसमें 4 एंट्रीज थी तो 4 इक्वेशंस बन गई। ठीक है?
और हमारे पास जो अननोन बोल दो, वो क्या है यहाँ पे ए, बी और सी, 3 ही अननोन है। अननोन बोल दो या वेरिएबल बोल दो एक सेंस में। हैं ये फिक्स्ड है लेकिन अभी हमें पता नहीं तो हम इनको अननोन्स बोल रहे हैं। तो ये 3 अननोन है और 4 इक्वेशंस हैं इक्वल टू 0। ऐसे केस में आपको फिर क्या करना होता है, या तो इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करो, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है? अब एक स्टैंडर्ड मेथड भी होता है बेसिकली इसका करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाना और उसका रैंक देखना, वो स्टैंडर्ड होता है बेसिकली। लेकिन आपका जो यहाँ पे सिलेबस है उसमें रैंक निकालने का यूनिट उन्होंने आगे रखा है, मेबी 3rd यूनिट है शायद, 3rd या 4th, तो वो ख़ैर हम बाद में करेंगे। तो उसके अलावा अभी आपके पास जो ऑप्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। रैंक से तो बड़ी आसानी से एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर या एल्गोरिथम के तहत आप निकाल सकते हो डिपेंडेंसी। तो अभी हम देखो वैसे क्या करेंगे, ये तो आपको पता, इक्वेशन सॉल्व करना तो ख़ैर आपको पता है। अभी इन 4 इक्वेशंस में से इक्वेशन 3rd वाज़ द सिम्पलेस्ट वन, मतलब 2 ही वेरिएबल इन्वॉल्व कर रही थी। तो वहाँ से हमें मिला b इज़ इक्वल टू -2c, ठीक है ना? ये 16c वहाँ शिफ्ट हुआ। सो वी गेट b इक्वल टू -2c। उसके बाद इसकी ये वाली वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। किसी में भी डाल सकते थे, चलो हमने फर्स्ट में डाल दिया। तो वहाँ से हमें मिल गया a प्लस 2b की बजाय हमने -2c डाला तो a -4c हो गया, प्लस 5c 0, तो a प्लस c 0 दैट इम्प्लाइज a इज़ -c। तो इसका मतलब सिर्फ पहली 2 इक्वेशंस के बेस पे ही हमें a और b दोनों c की टर्म्स में आ गए। a -c लेना पड़ेगा और b -2, यानी कि फॉर दीज़ 2 इक्वेशंस टू बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली, मतलब देखो ना ये 2 मैट्रिक्स बराबर तब होंगे अगर ये चारों की चारों इक्वेशन सैटिस्फाई होंगी। तो चारों की तो बात की बात, अगर पहली 2 इक्वेशंस की ही बात करें तो इन्होंने एक हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इक्वेशंस ने, या कंपल्शन बना दिया कि b को आपको नेसेसरली -2c के बराबर ही लेना पड़ेगा, तभी 3rd इक्वेशन सैटिस्फाई होगी। अगर c 1 लोगे तो b -2 लेना पड़ेगा, c 10 लोगे तो b शुड बी -20। तो मतलब इन्होंने इस तरह का इक्वेशन दे दी और उसी को जब फर्स्ट में डाला तो एक एक्स्ट्रा रेशन मिल गया कि जो भी c होगा उसका a नेगेटिव होगा, यानी c अगर आप 15 लेते हो तो a शुड बी -15 एंड सो ऑन। ठीक है? खैर c क्या है वो भी हमें नहीं पता। अब हमें अगर 3rd इक्वेशन में ये कुछ वैल्यूज़ या 4th इक्वेशन में 2nd और 4th में डाल के कुछ c की वैल्यू मिल जाती है तो वी गेट ए सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं वो मिल पाती है या नहीं, देखते हैं वहाँ से क्या आएगा। अब देखो अगर हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में डालते हैं, फर्स्ट और 3 तो हमने यूज़ किया है ना ये वैल्यूज़ निकालने के लिए, अब सेकंड में डालते हैं। सेकंड में डालने पे आपको ये क्या मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा 5 इंटू -c प्लस 3 इंटू -2c प्लस 11c इक्वल टू 0। यानी कि वो क्या मिलेगा? यहाँ से -5c, यहाँ से -6c, यानी -11c प्लस 11c इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 0 इक्वल टू 0। यानी कि अ, थर्ड इक्वेशन तो आपकी ऑब्वियसली ट्रू है, मतलब ट्रू तो होनी ही थी। सेकंड इक्वेशन, ट्रू तो होनी थी, लेकिन इसने हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। जो एक ऑब्वियस सी बात है, 0 इक्वल टू 0 वही हमें स्टेट कर दी है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप उसको इस हिसाब से देखो, इस ऐसा रिजल्ट आने का ये मतलब होता है कि जो इक्वेशन सेकंड है वो फर्स्ट और थर्ड से ही जनरेट हो रही है एक सेंस में। वो फर्स्ट और थर्ड को ही यूज़ करके बनी है, जब आपके पास ऐसा रिजल्ट आ जाए। उसको देखो आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे आपके पास ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है 2x इज़ इक्वल टू 10। आपको दिख रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 5 ही है। ख़ैर आपको दिख रहा है। इसी को अगर मैं एक और इक्वेशन, ये इक्वेशन मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ और दूसरी इक्वेशन में नाम दे देता हूँ 4x इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन से आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी? कुछ नहीं। वो वही है बिल्कुल जो फर्स्ट है, उसी का एक मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है? तो इस इक्वेशन ने आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड इक्वेशन है वो भी फर्स्ट और थर्ड से कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं इम्पोज़ कर। इसमें भी आपको ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब 2 वेरिएबल का केस देखते हैं। जैसे कि आप ये देख लो, 2x प्लस y इज़ इक्वल टू से 8, और हमारे पास एक और इक्वेशन है 6x प्लस 3y इज़ इक्वल टू से 24। ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसने हमारे ऊपर इस इक्वेशन ने हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इसने बोला 2x प्लस y आपका 8 है, तो इसका मतलब आपका जो y है वो क्या होना चाहिए? y मस्ट बी इक्वल टू 8 माइनस 2x। यानी कि अगर आप x 1 लेते हो तो फिर y आपको नेसेसरली 6 ही लेना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे कुछ कंडीशंस लगाई हैं। या x अगर 2 लेते हो तो y 4 लेना पड़ेगा, ये सब। अब अगर सेकंड कंडीशन भी कुछ इम्पोज़ कर दें ना कि हाँ, अगर x ऐसा है तो y, तो फिर हम देखेंगे ये मैच कहाँ पे करते हैं और वो सॉल्यूशन ले लेंगे।
लेकिन आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो 6x प्लस 3y इक्वल टू 24, ये कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट इक्वेशन की ही एक रीस्टेटमेंट है। आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को और ये 24 आ गया उस साइड। तो इसमें समझो इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड नहीं किया। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से जो ये आपने रिलेशन निकाला है, इसको सेकंड वाली में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6x प्लस 3 इंटू 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 24। दैट इम्प्लाइज ये 6x प्लस ये माइनस 6x हो जाएगा, तो दिस वुड बी इक्वल टू 0 प्लस 24। तो 24 इक्वल टू 24, ठीक है, जो कि आइडेंटिकली ट्रू है, ये तो उसमें कोई है नहीं। यानी सेकंड इक्वेशन ने कुछ भी ऐड नहीं किया। देखो फायदा कब होता, आप रिलेशंस का कब कुछ निकाल सकते हो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही रहती, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ही रहती और सेकंड इक्वेशन मैं कुछ ऐसा लेता से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐसे केस में आप वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट से निकाल दिया था y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, उसको इस सेकंड वाली इक्वेशन में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 3। दैट इम्प्लाइज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x माइनस 8 इज 3। दैट इम्प्लाइज x इज 11/4। ठीक है, तो x मिल जाएगा, इस x की वैल्यू से y भी आपको मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये देखो ना, ये कैसी इक्वेशन है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू, इस इक्वेशन से इक्वेशन नहीं बनती। ये इक्वेशन किससे बन सकती है? ये बन सकती है जैसे आपके पास हो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, उससे ये सेकंड वाली बन जाएगी। तो ये फर्स्ट और सेकंड वाली जो इक्वेशंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी जो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं वो एक्स्ट्रा कंडीशन लगाती हैं। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट और यहाँ पे जो ये वाली सेकंड वाली बताई थी, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके और इसके बीच कोई खास फर्क नहीं है। तो ये उसी से डिराइव होता है और इसका रिलेशन अगर आप सेकंड में अप्लाई करोगे तो आपको एक ऑब्वियसली ट्रू सा फैक्ट मिल जाएगा, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिशन नहीं होगी। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगी नहीं। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो आप, तो इसका मतलब जैसे अगर हम फिर से मैं आपको ये दो इक्वेशंस बताता हूँ। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशंस आपको फिर से बता दूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ से देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और अगली मैंने लिखी थी 6x प्लस 3y। ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, इससे आपको यूनिक सॉल्यूशन, देखो एक आपने पहले भी देखा होगा या इसके पहले ये थोड़ा सा रिजल्ट देख लो कि जो इक्वेशंस होती है ना, वो आपको रिलेशन जो देती है ना, जैसे x प्लस 2y, जैसे ये मैंने लिख दी, इवन पहली इक्वेशन ही देख लो। इसने क्या किया, इसने x और y के ऊपर कुछ कंडीशन इंपोज कर दी है कि आप x y अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। कुछ एक कंडीशन है कि अगर x1 लोगे तो y आपको 6 लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर x2 लोगे y 4, तो ऐसी कुछ कंडीशंस इंपोज करती है, ठीक है? अदरवाइज आप x y कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ने कुछ कंडीशन इंपोज की। तो इक्वेशंस जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा कंडीशंस होंगी, और जो वेरिएबल्स हैं वो आपको थोड़ी फ्रीडम देते हैं। जैसे अननोन है ना, जैसे अब फ्रीडम आपको इधर किस सेंस में, अगर सिर्फ 2x इक्वल टू 8 होता, फिर तो आपको x नेसेसरली 4 ही लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ y भी है, तो आप कर सकते हो कि अगर x मैं 1 ले लेता हूँ, y 6 ले लेता हूँ, या x मैं -1 ले लेता हूँ, y 10 ले लूँगा। तो मतलब अननोन्स के होने से आपको फ्रीडम मिलती है। तो ये दोनों एक-दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो अगर आपके पास, तो किस सेंस में बैलेंस करते हैं कि जैसे अगर 2 इक्वेशंस है ना, इस तरह की इक्वेशंस नहीं, जो एक-दूसरे से बनती हैं, वो नहीं। अगर 2 इक्वेशन जैसे ये मैंने 2x प्लस वाई बताया और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 बताया। ऐसी 2 इक्वेशंस में आपके अननोन भी 2 हैं, यानी वेरिएबल x और y भी 2 हैं, और ये इक्वेशंस भी 2 हैं। यानी 2 ही आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और 2 ही आप पे फ्रीडम है। 2 ही आपको समझो फ्रीडम है। तो ऐसे केस में आपको सॉल्यूशन यूनिक मिलता है। और अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो कि इक्वेशंस आपके पास कम हैं और वेरिएबल ज़्यादा है, जैसे कि वेरिएबल में आपको सिर्फ एक इक्वेशन की बात करें, आप यहीं की इसी की सिर्फ पहली वाली या कोई और लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू से 4।
ये सिर्फ एक इक्वेशन और वेरिएबल 2 हैं। ऐसी इक्वेशन के आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? मोर देन वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ एक है, x + 2y 4 और आपके पास जो फ्रीडम है वो 2 हिसाब से, एक x से भी, एक y से भी। जैसे कि इसका एक सॉल्यूशन आएगा आपका xy = 2, 1। दूसरा आपका ये भी चल सकता है, दूसरा आपका 4, 0 भी चल सकता है, दूसरा 6, -1 भी चल सकता है, तो ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। आप और भी चेक करो, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी इन फैक्ट। तो इसका मतलब कि जितनी आपके पास इक्वेशंस कम होंगी और वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो सॉल्यूशन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? और जैसे आपने यहाँ पे ये देख लिया, फिर से ये केस कंसीडर करो, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ये केस क्योंकि यही आपको अब देखो जब ये मैं आपको इसलिए जो ये चीज़ है ना, इसका जब हम रैंक वाला कांसेप्ट पढ़ लेंगे फिर तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल एक मैट्रिक्स नहीं लेना, उसका कोएफ़िशिएंट वाला और रैंक निकालना है। लेकिन तब तक जब तक वो कांसेप्ट हम पढ़ते हैं या वो यूनिटी आगे है, अगर आपको इस यूनिट से आएगा तो प्रेफरेबली आपको इन्हीं मेथड से करना है। तो फिर अगर आपने इनका सॉल्यूशन देखना है या देखने हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो फिर उसके लिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो फिर उसमें देखना है कि कौन-सी इक्वेशंस हैं जो एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट है और कौन-सी हैं जो बाकी पिछली से ही बन रही हैं। जैसे कि हमने देख लिया 3 और 1 तो इंडिपेंडेंट है। ना 1 3 से बन रही है, ना 3 1 से। लेकिन ये 2 और 4 है, ये घुमा-फिरा के फर्स्ट और थर्ड को ही प्लस-माइनस करके बन रही है। ठीक है? तो इसको अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं फिर से ये इक्वेशन लिखता हूँ। आप ये 2 इक्वेशंस देखो, ये वाली। इधर से आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। 2x + y = 8 और 6x + 3y = 24। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे इसका एक सॉल्यूशन क्या आएगा? xy = 1, 6 या दूसरा लेना चाहते हो तो 2, 4 या फिर आप ये भी देख सकते हो इसका, अगर मैं 10 ले लूँ तो यहाँ से 20 हो जाएगा, वहाँ से मुझे -12, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? और आप देख रहे हो कि इसको मैंने जैसे आपको बताया था सेकंड में सब्स्टिट्यूट करें तो वही 24 = 24 आता है। तो ऐसी जो 2 इक्वेशंस हैं ना, वो इन इफेक्ट रिड्यूस हो जाती है सिर्फ एक इक्वेशन और इसका मतलब हमें इन पूरी इक्वेशंस को सॉल्व कर इस सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ये दोनों को अलग से करूँ, बिकॉज़ सेकंड इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन फर्स्ट, सो आई नीड टू सॉल्व ओनली द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को ये सब सॉल्यूशंस मिल गए हैं। इनमें से मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मोर जनरली ताकि मुझे एक फार्मूला, जैसे आप देख रहे हो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, तो मुझे एक फार्मूला मिल जाए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो y को k पुट कर दो। बात तो एक ही है, यानी या जैसे आपने इधर से जो रिलेशन निकाला था वही यूज़ कर लेते हैं। मतलब रिलेशन यही है कि इसका जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर आप y k चुनोगे तो x आपको चुनना पड़ेगा 8 - k/2। इस तरह के इसके सॉल्यूशन होंगे। आप देखो यहाँ पे जैसे k आपका 6 है, ठीक है? यहाँ पे k आपका 4 है, यहाँ पे k आपका -12 है। तो जितने भी x, y हैं वो ये पैटर्न सैटिस्फाई करेंगे, या अगर आप x को k को चुनना चाहते हो, तो y को चुनना पड़ेगा आपको 8 - 2k, k 8 - 2k बोल दो, ठीक है? तो आप k जो मर्ज़ी चुन लो, तो ये इसके सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही केस अब मैं इस पे अप्लाई करूँगा जो हमने 4 इक्वेशंस की। उसके बेस पे आपने देखा कि फर्स्ट और थर्ड के बेस पे हमें कुछ रिलेशन मिली। हाँ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ने कुछ कंडीशंस इम्पोज़ की। लेकिन सेकंड और फोर्थ कुछ नहीं करे, या फोर्थ पे भी ये अप्लाई करके देखो। फोर्थ पे भी कर लेते हैं इवन। फोर्थ पे जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 a, a हमारे पास क्या है? -c प्लस b क्या है? -2c प्लस 8c है, इज़ इक्वल टू 0। इसके बेस पे मिलेगा -8c प्लस 8c इज़ 0, दैट इम्प्लाइज़ 0 इक्वल टू 0। हाँ, वो भी ट्रू है। तो इसका मतलब फोर्थ और सेकंड इक्वेशंस ने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं इम्पोज़ की, कंडीशन सिर्फ यही फर्स्ट और थर्ड इम्पोज़ कर रही है। अब सुन लो, सिंस इक्वेशंस आर ओनली 2, मतलब इंडिपेंडेंट इक्वेशंस 2 ही हैं, या आप बोलो कि जो रेलेवेंट इक्वेशंस हैं। अदर 2 इक्वेशंस 2 एंड 4 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 1 एंड 3।
अगर आप शुरुआत 2 4 से करते तो भी बात बननी थी। फिर 2 और 4 होनी थी, तो जैसे आपने ये इक्वेशन पढ़ी, मैंने बोला कि इसके बेस पे आप ये बना सकते हो, तो कन्वर्स भी है। अगर आप स्टार्ट इधर से करोगे तो आप बोलोगे कि फर्स्ट इक्वेशन की कोई अहमियत नहीं है, इसी से फर्स्ट भी बन जाती है। तो वही केस यहाँ भी आ रहा है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड लेके चलोगे, सेकंड और फोर्थ उससे बन जाएँगी, या अगर सेकंड और फोर्थ लेके चलोगे तो उसे थर्ड और फर्स्ट। तो हमने शुरू में फर्स्ट और थर्ड ले ली, तो सो सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशंस आर इर्रेलेवेंट फॉर अस, क्योंकि वो इन्हीं से बन रही हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा होगा एक्स्ट्रा। सो हम फर्स्ट और थर्ड के बेस पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट और थर्ड ने हम पे यही कंडीशन लगाई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा ना, इसका मतलब इन 4 इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। अगर आप C को K ले लेते हो, इफ वी टेक C इज़ इक्वल टू K, C ही रखो, लेकिन C क्योंकि आपका यूज़ हो रहा है तो फिर ऐसे। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है ना इसका, वो कैसा आएगा? X आपको लेना पड़ेगा, सॉरी A, तो आपको जो A है वो लेना पड़ेगा नेसेसरली -K, B लेना पड़ेगा -2K, और C आपने लिया है K। तो यानी इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? किस फॉर्म में होंगे? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे ऐसी इक्वेशंस के, जिसमें अगर K आप 1 लो तो A -1 ले लेना, B -2 ले लेना, और C 1 ले लेना। और ऐसे और भी बन जाएँगे, अगर हम 2 ले लें तो -2, -4 और 2। ये सब सॉल्यूशन है, ठीक है? यही है आपके A, B, C। तो अब हम देखते हैं कि वो जो हमें इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस की थी, वो कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं। हाँ, देखो अब ये जो वैल्यूज़ है, इसमें कि आप 0 तो ले ही सकते हो, मैं वो नहीं मना कर रहा। अगर आप 0 लोगे फिर तो A, B, C तीनों 0 हो जाएँगे। वो तो हमें वैसे भी पता था, मैं A, B, C 0 डालूँगा तो इक्वेशन सैटिस्फाई होंगी। मुझे चेक करना था कि इसके अलावा भी कोई अल्टरनेटिव है? हाँ, है, इस केस में है। क्योंकि इक्वेशंस आपकी 4 की बजाय सिर्फ 2 रहेगी, और इन 2 इक्वेशन से हमें बस इतनी कंडीशन मिली कि ऐसे सॉल्यूशन होने चाहिए। तो अब ये तो एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है। आपको वेरीफाई करना है तो करके देख लो। A की बजाय हम डाल लेते हैं, यहाँ पे आप चेक कर लो। A की बजाय अगर मैं डाल दूँ, A आपने क्या लिया जैसे एग्ज़ाम्पल्स में, कोई भी आप ले लो, आप ये वाला लेना चाहते हो या ये लेना चाहते हो या K3 डालना चाहते हो, जो आपकी मर्ज़ी। चलो हम मान लो सेकंड वाला डालते हैं, -2 -4 2। तो A की बजाय मैं डाल देता हूँ -2, B में आ जाएगा मेरा -4, और C में मेरा क्या आ जाएगा 2, -2 -4 और 2 था। हाँ, तो आप चेक करो, अगर मैं ये सब वैल्यूज़ डालूँ, तो -2 इंटू 1 506, तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, जब आपने A की बजाय -2 डाला, B की बजाय -4, C की बजाय +2, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो यही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? यूजिंग सम नॉन ज़ीरो स्केलर्स, this sum is made equal to the null matrix, to the zero vector. So this implies that these three vectors are linearly dependent, क्योंकि हमने नॉन जीरो स्केलर्स की मदद से भी सम जीरो बना दिया। यानी इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा है, इवन इफ वी आर यूजिंग सम नॉन जीरो स्केलर्स। सो दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है? अब एक एग्जांपल दूसरी देख लो। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? बेस इसका जो क्रक्स है वो यही है कि इसके बेस पे हमने समझा है कि इक्वेशंस कम रह गई थी, वेरिएबल ज्यादा थे, तभी हमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन मिले। अगर तीसरी इक्वेशन कुछ ऐसी होती, कंडीशन इंपोज कर रही होती कि आपको ये ए प्लस बी सी ऐसा होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ए बी सी तीनों जीरो आ जाते। जब आप तीसरा भी कोई रिजल्ट देखते हैं, वहां आपको चाहिए होना था कि मान लो वो ये कंडीशन दे देती कि ए मस्ट बी इक्वल टू प्लस सी, ऐसा कुछ आना था, मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ आता। फिर आपने बोला था ए माइनस सी के बराबर भी है, ए प्लस सी के बराबर भी है, ऐसा मतलब सी आपका जीरो ही लेना पड़ेगा, फिर ए भी जीरो हो जाता, बी भी जीरो। तो फिर हमने बोलना था कि कोई और चारा नहीं है, ए बी सी तीनों जीरो ही लेने पड़ते, तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। तीसरी सेकंड और फोर्थ इक्वेशंस इनसिग्निफिकेंट होगी, उस वजह से हमें दो ही कंडीशंस माननी पड़ी। तो जब दो कंडीशंस माननी पड़ी और फ्रीडम हमारे पास तीन की थी, तो हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। हम 0 0 0 तो ले ही सकते थे अगर मैं यहाँ के 0 पुट करता, बट स्टिल वी कैन चूज सम अदर ऑप्शन आल्सो। तो दूसरे ऑप्शन में हमें नॉन जीरो स्केलर मिली। अब एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा, जहाँ आपको चुनिंदा, जैसे ये तीन वेक्टर, उसके पहले ये देख लो। जैसे वो जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी, ये आपको मैं इसलिए लिखा है क्योंकि अगर वो जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी ना 4 हमने लिखी हुई, उनकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन यही है। कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना दो, अननोन्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाओ, और आगे जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनका ये। तो अगर हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे थर्ड या फोर्थ यूनिट में आपके, अगर इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 से कम हो जाए, तो फिर आपको नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जैसे इस केस में इसका रैंक 2 रह जाता है, लेकिन उसके लिए रैंक वगैरह पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। तो खैर तब तक आप यही वाला लॉजिक यूज़ करोगे उसके बाद। तो मैं अब ये देखो दूसरी एग्जांपल।
यहाँ पे मैंने भी अभी भी वही वेक्टर स्पेस है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की, एंट्रीज रियल है और ये सब। इसके बेस पे आपको ये चेक करना है कि जो ये 3 वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट। तो अगेन आपको वही करना पड़ेगा। लेट ए, बी, सी बिलॉन्ग्स टू फील्ड होता है इस केस में जो कि हम रियल नंबर का सेट ले रहे हैं। सच दैट A into such that A into 2146 plus B into 1385 plus C into 51007 is equal to the null matrix। ये मैंने जीरो क्यों लिया? क्योंकि इस स्पेस का, ये जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस वाली स्पेस है, इसका जो जीरो वेक्टर है वो ये। तो यहां से आपको कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनेगा 2A प्लस बी प्लस 5C। यहाँ वाला एलिमेंट बनेगा A प्लस 3B प्लस 10C। यहाँ वाला बनेगा 4A प्लस 8B प्लस 0 आएगा, और यहाँ से आएगा 6A प्लस 5B प्लस 7C इज इक्वल टू 0 0 0 0। आप चेक करना इस बार भी, जब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैच, इसको इस जीरो से, इस वाले एंट्री को इस जीरो से, तो 4 इक्वेशंस मिलेंगी आपके पास। उन 4 इक्वेशंस में देखना आप सॉल्व करके। आपको इस केस में, जैसा मैं भी देख रहा हूँ, आप सॉल्व करके चेक करो, इसके लिए आपकी एक्सरसाइज है। तो या तो हो सकता है इस केस में भी ऐसा ही आ जाए, 2-3 इक्वेशंस आए तो तीसरी इक्वेशन पहली 2 से ही बन रही हो, उसमें कुछ वैल्यू निकल ही ना रही हो, जैसे 5 इक्वल टू 5 या 0 इक्वल टू 0 आ जाए। या फिर ये हो सकता है वो भी कुछ कंडीशन इंपोज करे। तो अगर तीसरी इक्वेशन ने भी कोई कंडीशन इंपोज की ना, तो पक्का आपका जो आंसर आएगा वो ए भी 0 आएगा, बी भी 0 आएगा, सी भी 0 आएगा। अगर ऐसा होता आंसर आए, मतलब इंप्लाई करके मैं ए बी सी 0 डालूं फिर तो इसका सॉल्यूशन है, बट आई एम नॉट श्योर दैट इफ इट इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, देखो जैसे एक बार इसको और सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास ये है x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसकी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये तो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x equal to 4, y equal to -2 is also a solution of this equation। तो ऐसा मुझे क्यों मिला? क्योंकि इक्वेशन सिर्फ एक थी और वेरिएबल मेरे पास 2 थे। ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ ये होता x is equal to 0, तो बस फिर तो बात खत्म थी। एक इक्वेशन थी एक, तो फिर तो मुझे 0 ही लेना पड़ता। तो अगर आपके पास इक्वेशन थोड़ी हो और अननोन्स ज्यादा हो, तो फिर आप नॉन यूनिक सॉल्यूशंस ले सकते हो, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन भी ले सकते हो। सिर्फ 0 0 की जरूरत नहीं पड़ती, और भी ले सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, लेकिन हो सकता है इन 4 में से जो कोई 2 है वो ऐसे अननेसेसरी इक्वेशंस हो, वो पिछली 2 से बन, फिर तो आप डिपेंडेंट बना दोगे। तो खैर ये आप सॉल्व करके देखो। अगर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका नेसेसरली आ रहा है कि ए भी 0 लेना पड़ेगा, बी भी 0, सी भी 0, तो फिर आप बोलोगे कि दीज़ 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही आएगा, आप चेक करके देख लें, ठीक है? तो ये है, उसके अलावा भी और भी जैसे हैं कुछ आपके पास, इवन हम देख लेते हैं। जैसे और भी मैं वेक्टर्स देता हूँ आपको। एक स्पेस आपने ये भी पढ़ी थी R3R, उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं। मैं जैसे ये देता हूँ, V1 आप ले लो 1 0 2, और V2 ले लो 2 4 1, और V3 ले लो आप से 6, और यहाँ से ले लो आप, और ही ले लो 6 4 9। ठीक है, अब आप चेक करके बताओ कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं, और दीज 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, हाँ, आपको चेक करना है कि वेदर दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी। ठीक है, स्पेस कौन सी है? R3R। इसमें भी आपको पता है ना कैसे एलिमेंट्स को आपस में कैसे ऐड करना है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स से। तो ये तो उल्टा, इसमें आपकी इक्वेशन, जैसे पिछले केस में इक्वेशंस बन रही 4 थी ना, इसमें बनेगी ही 3। 3 इक्वेशंस बनेंगी और अननोन भी 3 ही है, फिर देखना पड़ेगा कि क्या है। तो इसी के तरह बिल्कुल करना जैसे आज की है, चेक करना ये भी। अब जब ये आपको पता चल जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारा ये कांसेप्ट डिफाइन होएगा, ये बेसिस क्या है। लीनियर स्पैन तो आपने कल देख लिया था, कॉम्बिनेशंस का सेट, तो फिर बेसिस की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो ये चलो अब
नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आपका 1-2 दिन के बाद मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो लाइव क्लास भी ले लेंगे। तो अगर कोई डाउट्स होंगी आपकी तो आप वहाँ भी पूछ लेना, ठीक है? तो बाकी हाँ, साथ में बुक का है, कुछ स्टूडेंट्स का आया था इसमें कि शायद आपकी स्पेक्ट्रम की तो नहीं मिल रही इस टाइम मार्केट में, प्लस टू यूनिवर्सिटी की, तो अगर आपकी दिनेश पब्लिशिंग की भी है, तो वो भी अच्छी है, जो विनेश पब्लिशर्स है। अगर उसकी बुक अवेलेबल है मार्केट में तो आप वो भी ले लो। तो अगर कोई एक आधा टॉपिक नहीं मिलेगा, कुछ थोड़े बहुत, तो हम कर लेंगे, वो तो यहाँ हो रही है क्लास। ठीक है, थैंक यू।